आज हम लोग क्लास 8 का 12वां चैप्टर कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। तो प्राकृतिक में कौन कौन घटना घट रहा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तरित कहने से मतलब जो तर्का तरकता है वो मतलब का है। ठीक, जैसे हुआ विद्युत के तार जब ढीला पड़ जाता है, ठीक, तो विद्युत खंभे पे भी आग की चिंगारी मतलब खंभे पे चिंगारी देखी होंगी। मतलब विद्युत खंभे जब ढीला पड़ जाता है, जो विद्युत में जो लाइट लगता है, चिंगारी जलता है लाइट की तरह, वो बेसिकली जो ढीला पड़ जाता है तार उसी के कारण होता है। ठीक, बहुत अधिक, हाँ, यह परिघटना उस समय बहुत अधिक हो जाती है जब पवन के चलने पर तार हिलते डुलते हैं। जब अच्छा तार ढीला रहेगा तो तार हिलेगा डुलेगा, तो उसमें से चिंगारी उत्पन्न, जो आग होगा बिजली, वो उत्पन्न होने का संभावना ज़्यादा है। फिर आपने सॉकेट में प्लग के ढीले होने पर भी चिंगारी निकलती देखी होंगी। तो बिजली के जैसे सॉकेट में से भी जब प्लग उलग निकालते हैं तो बिजली का लुत्ती फेंकता है, तो वो भी बता रहा है कि वहाँ से भी चिंगारी मतलब देखने को मिलता है। ये भी जब त्वरित एक विशाल स्तर पर विद्युत चिंगारी की है। ये भी जब ढीला उला या कुछ भी होता, मतलब कुछ भी जब होता है, जब ढीला रहता है सॉकेट या, तो क्या है उसमें से चिंगारी लुत्ती की तरह निकलता है। ठीक, बादलों से भी बादलों के आकाश में भी वो चमकता है तरित की तरह। बादलों में आवेश के एकत्रित होने से तरित पैदा होती है। ठीक है, अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं, रगर द्वारा आवेशन। जिसे मतलब एक एक चीज को दूसरे चीज के ऊपर रगड़ने से आवेश होता उत्पन्न होता है। आवेश यानी दो प्रकार का होता है। आवेश देखे तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। आवेश में देखे तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव आवेश, एक सकारात्मक और एक ऋणात्मक आवेश। ये हो गया सकारात्मक ऋणात्मक आवेश, या सकारात्मक नहीं धनात्मक आवेश, ऋणात्मक सकारात्मक, सॉरी, ये धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, ये वाला हो गया ऋणात्मक आवेश। तो जब भी हम यहाँ वही सब लिखा हो, जब जब प्लास्टिक को रिफिल की पॉलीथीन के साथ रगड़ते हैं तो कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेता है। यानी अगर प्लास्टिक, एक प्लास्टिक हो गया, दूसरा रिफिल हो गया, प्लास्टिक की रिफिल हो गया, सॉरी, एक हो गया प्लास्टिक की रिफिल और दूसरा हो गया पॉलीथीन। दोनों को जब रगड़ेंगे तो क्या होगा, जब रिफिल और पॉलीथीन रगड़ेंगे तो रगड़ने के बाद जो होगा निगेटिव चार्ज किस पे जाएगा, पॉलीथीन पे। ठीक, और रिफिल पे पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह आगे देखिए, रबर और ऊन को रगड़ेंगे तो ऊन पर क्या जाएगा, ऊन पर पॉजिटिव चार्ज, ऐसे भी ऊनी वस्त्र में पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक, रबर पर नेगेटिव चार्ज। इसी तरह हम यहाँ देखें, बालों से जब कंघी, बालों से जब, हाँ, बालों से जब कंघी को रगड़ते हैं तो कंघी पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता, कंघी पे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक, और बाल में पॉजिटिव, बालों बालों में इलेक्ट्रॉन की कमी, पॉजिटिव चार्ज। बाल में से जो इलेक्ट्रॉन निकल कर प्लास्टिक की कंघी पर चले जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसके ऊपर कौन चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जैसे कोई चीज़ में से, जैसे कोई चीज़ जब, अगर अगर केमिस्ट्री में हम में आगे पढ़ेंगे, जैसे सोडियम है, ठीक ना, एक इलेक्ट्रॉन जब दे देता है, एक इलेक्ट्रॉन जब निकाल देता है अपना में से, तो इस पर जब इलेक्ट्रॉन दे देता है तो ये पॉजिटिव, इस पर क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह कह रहा है कि बालों के कंघी में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, क्या निकल गया, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया या कुछ भी इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो बाल में इलेक्ट्रॉन की क्या हो गया, कमी हो गया, तो कमी हो गया तो उस पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। मतलब कुछ दिया तो पॉजिटिव चार्ज, और कुछ लिया, ये कुछ लिया इलेक्ट्रॉन, कंघी कौन इलेक्ट्रॉन लिया तो कंघी पर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। जब कोई एक इलेक्ट्रॉन मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मतलब देता है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाता चार्ज। और जो लेता है, जैसे Cl है, ठीक, ये एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसमें से इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, तो ये Cl जब एक लिया तो इस पर निगेटिव चार्ज चढ़ जाएगा। तो यही बताना चाह रहा है कि जब कोई चीज़ एक इलेक्ट्रॉन
दे देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, धनात्मक चार्ज आ जाता है। जब कोई एक इलेक्ट्रॉन लेता है, ग्रहण करता, तो उसके ऊपर ऋणात्मक चार्ज जा रहा है। तो वही जब बालों से हम लोग कंघी करते हैं तो उसमें जो क्या होता है कि प्लास्टिक की कंघी पर कुछ इलेक्ट्रॉन निकल कर चला जाता है, किस में से, बाल में से। अब बाल में से इलेक्ट्रॉन चला गया तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया, किस में, बाल में। तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया तो उसके ऊपर धनात्मक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, बालों में क्या चार्ज हो जाएगा, बालों में, बालों पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और कंघी, जो कंघी में इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, अधिक हो गया, कंघी में इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया तो कंघी में क्या हो जाएगा, कंघी में हो जाएगा निगेटिव चार्ज। कंघी पर क्या हो जाएगा, कौन चार्ज हो जाएगा, निगेटिव। और बालों में, बालों पे पॉजिटिव चार्ज। ये वो कुछ एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि जब कोई दो चीज़ को रगड़ते हैं, किस पे पॉजिटिव, किस पे निगेटिव। रबर और ऊन का रगड़ेंगे तो ऊन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, रबर पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह और भी है, स्टील के चम्मच, पॉलीथीन, ऊनी वस्त्र को रगड़ेंगे। जब स्टील के चम्मच, ऐसे तो ऊनी वस्त्र पे पॉजिटिव चार्ज आता है, लेकिन स्टील के चम्मच के साथ जब ऊनी वस्त्र को रगड़ेंगे तो स्टील के चम्मच पर ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि स्टील के चम्मच जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर देता है। सॉरी, स्टील का चम्मच आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है। जो इलेक्ट्रॉन दे देगा, कुछ भी देगा तो पॉजिटिव चार्ज, देने वाला के ऊपर क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। इससे भी मतलब इसको लिंक करके समाज से याद करते हैं। तो जब जब कोई अब रुपया देता है तो क्या होगा, सकारात्मक, मतलब देने वाला हो गया। जब कोई लेता है रुपये, कर्ज लेगा, तो कर्ज लेगा तो क्या मतलब, लिया तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ऐसे लिंक कर कर भी हम याद कर सकते हैं समाज से इसको। तो ये तो बड़ा मतलब अच्छा, थोड़ा शानदार तरीका है लिंक कर कर। तो इससे हम याद रख सकते हैं किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस पर निगेटिव चार्ज आएगा। वो कैसे, अगर हम गांव घर में भी देखें, कोई रुपया देता है तो कोई रुपया देने वाला के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और कोई लेगा तो उसके ऊपर क्या चला जाएगा, लेने वाला व्यक्ति के ऊपर निगेटिव चार्ज, कर्जदार हो जाएगा, निगेटिव में चल जाएगा। तो वही बात है। ठीक, जो व्यक्ति दे रहा है, ये देने वाला व्यक्ति, देने वाला के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और लेने वाला के ऊपर नेगेटिव चार्ज। लेने वाला, ठीक, लेने वाला, ठीक, ये देने वाला के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, लेने वाला के ऊपर नेगेटिव चार्ज। इससे लिंक कर कर हम याद कर सकते हैं। ठीक, यही बात होगा। ऐसे यही इलेक्ट्रॉन के साथ होता है। जब कोई चीज़ हम लोग जब कोई इलेक्ट्रॉन दान में दे देते हैं, छोड़ देते हैं, तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा बाहर से तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज। ठीक, वही बात है इसमें। अब आगे हम लोग देखें नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, अब ये जो बात लिखा हुआ है उसी को यहाँ हम बताने की प्रयास कर रहे हैं। ये बात ये है कि जब दो आवेश एक ही प्रकार का हो, जब एक ही प्रकार के दो आवेश हो, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रति आकर्षित करेंगे, विरोध करेंगे। यानी ये हुआ कि अगर ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव प्लस चार्ज है, तो एक दूसरे को अपने ओर खींचेंगे नहीं, एक दूसरे को धक्का देंगे। दोनों अगर आवेश समान हो तो प्रति आकर्षित करते हैं, मतलब विरोध करते हैं, मतलब दूर धकेलते हैं, दूर धकेलते हैं, धकेलते हैं एक दूसरे को, दूर धकेलते हैं एक दूसरे को, प्रतीक, एक दूसरे को, एक दूसरे को। कब, जब दोनों चार्ज समान हो, मतलब ये भी पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव हो। ये वाला इसको, ये वाला चार्ज इसको इधर धकेलना चाहेगा, और ये वाला चार्ज इसको इधर धकेलना चाहेगा, तो दोनों के बीच में दूरी बढ़ेगा। अगर इसी तरह दोनों अगर निगेटिव, एक सेकंड के लिए, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो दोनों चार्ज तो सेम ही होगा, दोनों आवेश तो सेम ही होगा, ऋणात्मक हुआ। तो जब दोनों ऋणात्मक आवेश हुआ तो ये वाला एक दूसरे को दूर दूर क्या करेगा, धक्का देगा, धक्का देकर अपने से दूर, दोनों के बीच का दूरी क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन वही जब एक अगर पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक, एक अगर पॉजिटिव चार्ज हो और एक अगर नेगेटिव चार्ज हो, तो एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा, दोनों को बीच का दूरी क्या होगा, कम जाएगा। इसमें दूरी बढ़ेगा, एक दूसरे को धक्का देगा, दोनों समान चार्ज है, क्या होगा, दूरी, दोनों के बीच के क्या होगा, दूरी, दूरी
बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगा। इसमें भी क्या होगा, ये दोनों समान आवेश है, तो जो समान आवेश एक दूसरे को क्या करता है, धक्का देता है, प्रतिकर्षित करता है। यहाँ भी दूरी क्या होगा, यहाँ भी दूरी बढ़ेगा, बढ़ेगा। और ये एक सकारात्मक है और एक ये ऋणात्मक है, एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है, तो यहाँ दूरी, ये दोनों आवेश अलग है, ये धनात्मक आवेश है, ये ऋणात्मक आवेश है। तो ये दोनों आवेश क्या है, अलग अलग है, एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है, तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा, तो यहाँ क्या होगा, दूरी घटेगा, दूरी घटेगा, घटेगा। तो ये तो कॉमन और आसान ही बात था, इसमें कुछ जानने वाला बात ज़्यादा है नहीं कि जब आवेश समान हो तो दो एक दूसरे को धक्का देगा, मतलब दूरी बढ़ेगा। जब आवेश विपरीत हो, एक धनात्मक हो एक ऋणात्मक हो, तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा, दूरी दोनों के बीच का कमेगा। अब आगे पढ़ते हैं। ये कह रहा है समान आवेश वाले पट्टियों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब समान आवेश वाले पट्टी एक दूसरे को विरोध करेंगे, इन्हें धक्का देंगे और फैल जाएंगे। और इस प्रकार युक्ति का उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं। इस युक्ति को विद्युतधर्षी कहते हैं। अच्छा, हाँ, तो इस टाइप के युक्ति से क्या हम लोग पता करते हैं, विद्युतधर्षी। जब दोनों दो दो पट्टी है, दो दो पट्टी है, ठीक, दो दो पट्टी है, दोनों पे समान आवेश है, मतलब समान आवेश करने मतलब ये भी धनात्मक आवेश और एक सेकेंड ये भी धनात्मक है और ये भी धनात्मक, तो एक दूसरे को क्या करेगा, धक्का देगा और फैल जाएगा, और फैल जाएगा, धक्का देगा फैल जाएगा। तो इस प्रकार की युक्ति का उपयोग हम लोग विद्युतधर्षी पता करने के लिए करते हैं। अब आगे देखिए। अच्छा, हम लोग देखे थे ना, बिजली जो है चमकता है या करकता है, अब मतलब उसका कारण यहाँ है, ये सब कहानी लिखा हुआ है कि आसमान में सबसे जो ऊपर होता है, ऊपरी किनारे पे धनावेश, धनावेश, ठीक है, धनावेश मतलब पॉजिटिव क्या, सकारात्मक चार्ज यहाँ लिखा हुआ है, और निचले किनारे पर संचित ऋणात्मक आवेश। और जब हवा बहती है या ऐसे भी, तो जब क्या होता है, टक्कर होता है, दोनों आवेश में टक्कर होता है, तो क्या होता है, बिजली कड़कता है, बिजली उत्पन्न होता है, और क्या होता है, लाइट उत्पन्न होता है। बिजली कड़कता है, आवाज़ होता है, और ध्वनि उत्पन्न होता है, और चमक उत्पन्न होता है, त्वरित, त्वरित, उसी को त्वरित, किताब में त्वरित, और गांव घर में हम लोग जो बोलते हैं तड़का तड़का, तड़का तड़का, इसी जो तेजी आवाज़ होता है, तो उसका मेन कारण है कि आसमान में एक और सकारात्मक या धनात्मक आवेश और एक और ऋणात्मक आवेश, दोनों का टक्कर हुआ तो क्या हुआ, जब ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश मिलते हैं, टक्कर हुआ, और प्रकाश की चमकीली धारियाँ तथा ध्वनि उत्पन्न होते हैं, इसे हम त्वरित के रूप में देखते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरित कहते हैं। इस प्रक्रिया को विद्युत विसर्जन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस पूरा प्रक्रिया को विद्युत विसर्जन। अब परीक्षा में पूछ सकता है त्वरित कैसे तरकता है, मतलब तड़का कैसे तरकता है, या त्वरित की कहानी बतावे, तो यही लिखना है। ऊपर की किनारे के निकट धनावेश सकारात्मक, आसमान में ऊपरी किनारे पे धनावेश, निचले किनारे पे ऋणावेश, और हवा बहा या किसी भी इस कारणवश इस दोनों का क्या होगा, जब मिला या तो क्या हुआ, टक्कर हुआ, तो दोनों आवेश के कारण प्रकाश की चमकीली धारियाँ चमका और ध्वनि उत्पन्न हुआ। इससे हमें त्वरित के रूप में देखते हैं। इस प्रक्रिया को विद्युत विसर्जन कहते हैं, ठीक। और दूसरा ये भी कह सकते कि पूछ सकता है, ये अलग बात है, इससे अलग है कि भू संपर्कन क्या कहते हैं। जैसे कोई आवेश, ठीक है, भूमि के द्वारा पृथ्वी के अंदर भेज दिया जाता है, ठीक, यही आवेश सकारात्मक आवेश भूमि के द्वारा पृथ्वी के अंदर भेज दिया जाएगा, तो इसी को क्या कहेंगे, भू संपर्कन कहेंगे। क्या कहेंगे, भू संपर्कन। अब हम आगे देखें। अब जब ये बिजली का रखता है तो बिजली नीचे गिरता है, तो वही तड़का के रूप में लाइट गिरता है, ठीक। तो पुराना ज़माना में विज्ञान का समझ नहीं था, तो कहा जाता था कि मतलब ईश्वर नाराज़ हो गया, इसी कारण हम लोग को पनिश कर रहे हैं। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जबकि मेन कारण ये विज्ञान था। विज्ञान ये कि ये धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश जब टक्कर करता है तो ध्वनि उत्पन्न करता है और बिजली उत्पन्न करता है, और नीचे ज़मीन पे वही गिरता है फिर, तो उसमें से बिजली उत्पन्न और ध्वनि का आवाज़ हम लोग सुनते हैं। चमकते हुए नीचे गिरते देखते हैं, आग की लपटें नीचे गिरते हुए देखते हैं। अब नीचे तड़का गिरेगा तो नहीं करता कि उससे बचना चाहिए हम लोग को।
तो कैसे उसका सुरक्षा करेंगे, ठीक। तो जब तरित एवं झांझा अब सरका हमारे सर पे नहीं गिर, मतलब हम घर पे नहीं, आसपास में नहीं गिर जाए, मतलब उस टाइप से अक्सर तो खाली खेत में ही हम लोग देखते हैं गिरता है। जब तारा टूटता है, चाहे कुछ भी ऐसे तारा बोला जाता टूटता है, लेकिन बेसिकली बिजली के आवेश टक्कर के कारण होता है। तो वो जो गिरता है उससे कैसे हम बचे। तो तरित एवं झाझा इसका सुरक्षा करने का उपाय ये वही लिखा हुआ है। तरित एवं झाझा गरज वाले तूफान के समय कोई भी खुली स्थान सुरक्षित नहीं होता, मतलब खुले स्थान में ही गिरेगा। तो खुले स्थान पे नहीं रहना। गरज सुनने के किसी सुरक्षित स्थान पर, हाँ, जब ये सब गरजना शुरू हो तो किसी सुरक्षित स्थान पे रहे। अंतिम गर्जन सुनने के बाद ही सुरक्षित स्थान से बाहर आए। पहले कुछ देर प्रतीक्षा ही कर ले भले, ठीक। अगर आगे हम लोग देखें, हाँ, कई कोई मकान अथवा भवन सुरक्षित है। मकान अगर भवन के अंदर है थोड़ा सुरक्षित है। वाहन की गाड़ियाँ में भी, वाहन में भी है तो उस गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर दे, खिड़की दरवाज़ा अगर वाहन में है तो क्या करें, और उसके भीतर रहे तो भी हम आप लोग सुरक्षित हैं, हम लोग सुरक्षित हैं। अब आगे हम लोग देखें, तारिक झांझा के समय क्या करें क्या ना करें। खुले वाहन जैसे मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, निर्माण कार्य हेतु, हाँ, खुली कार, ये सब खुली ट्रैक्टर, ये सब खुली वाहन में हम लोग थोड़ा सेफ नहीं है, तो इसमें नहीं रहेंगे। बाहर खुले में, ऊंचे वृक्ष के नीचे भी नहीं रहेंगे, पार्कों में भी नहीं रहेंगे। ऊंचे स्थान से तरित, हाँ, ऊंचे स्थान तरित से हमारी सुरक्षा नहीं करते। तरित झांझा के समय छाता लेकर चलना ये भी बेकार है, उस पर भी तरका गिर सकता है, ठीक। यदि अब वन में है तो छोटे वृक्ष के नीचे, हाँ, अगर हम खुला में है तब ये तो हम बंद में घर में तो बच गए, या बंद गाड़ी में तो बच गए। अगर हम बहुत दूर है जहाँ कुछ बंद नहीं है तो वहाँ क्या करेंगे। यदि हम खुले में है, खुले में है तो वन में है तो तो छोटा वृक्ष के नीचे शरण ले लेंगे। अगर वन में भी नहीं है तो एकदम खुला क्षेत्र में, तो इस लड़का की तरह पलथी मारकर मुड़ी नीचे कर कर बैठ जाएंगे, ताकि उस आघात से कम से कम हम लोग लक्ष्य बन पाएंगे और हम लोग सुरक्षित स्थिति में बच जाएंगे। तरित के समय सुरक्षित स्थिति, ठीक। और ये तो हो गया मतलब सुरक्षा के लिए। सुरक्षा के लिए और घर में क्या क्या, अगर घर में हम लोग हैं तो क्या क्या करेंगे कि टेलीफोन, वैसा टेलीफोन जो तार से हो, तार वाला टेलीफोन, मोबाइल वाला नहीं, उस सबको क्या करेंगे, बंद कर देंगे, उस सबका उपयोग नहीं करेंगे। अच्छा, वैसा व्यक्ति को कॉल नहीं करेंगे कि जिससे मतलब तार वाले टेलीफोन पे कॉल जाए। तो इससे क्या होता है कि वो तार हो सके उसको मतलब अपने ओर खींच उतरकाता रखता है तो उसको अपने ओर खींच सकता है, ठीक। अब आगे सुरक्षा के लिए क्या है, बहुत जल के संपर्क से बचने के लिए तरित के समय, झांझा के समय स्नान से बचना चाहिए। कंप्यूटर, टीवी आदि जैसे जल विद्युत उपकरण प्लगों को सॉकेट से निकाल देना चाहिए। विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट को जलाए रखा जा सकता है, इनसे कोई हानि नहीं होती है। ये कहा जा रहा है कि कंप्यूटर, टीवी आदि विद्युत उपकरण को सॉकेट से निकाल देना चाहिए, लेकिन बॉल्ब जलाकर रख सकते हैं। टीवी उवी का भी यूज उस समय नहीं करना चाहिए, ठीक। और यह बहते जल के संपर्क से बचने के लिए तरित झांझा के समय स्नान करने से बचना चाहिए। अच्छा, बहते जल के संपर्क से बचने के लिए तरित झांझा के समय स्नान करने से बचना चाहिए। अब आगे हम लोग देखें, तरित चालक। अब ये देखिए, तरित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग, अच्छा, जिसका उपयोग भवन को तरित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। अच्छा, ये तरित चालक है। ये तरित चालक ऊपर लगा दिया गया है, बहुत बड़ा एक लोहा का रड टाइप, पूरा देख पड़ते हैं। किसी भवन के निर्माण के समय उसके दीवारों में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु की छड़, मेटल धातु की छड़ स्थापित कर दी जाती है। इस छड़ का एक सिरा एक सिरा वायु में खुला रखा जाता है और दूसरा सिरा जमीन के काफ़ी गहराई तक दबा देते हैं। धातु का छड़ विद्युत आवेश के जमीन तक पहुंचने के लिए एक सरल पथ प्रदान करती है। भवन निर्माण के उपयोग में होने वाला धातु के स्तंभ, विद्युत तार तथा जल पाइप भी कुछ सीमा तक हमारे बचाव करते हैं, परंतु तरित झाझा के इन्हें स्पर्श न करें। ये कहना चाह रहा है कि घर बनाते समय हम क्या ऐसा करें कि वो तरका जो तरकता है वो घर पे ना गिरे, मतलब उससे बचे रहे। तो इसके लिए एक तरित चालक लगाना। तरित चालक यानी ये लोहा वाला रड बहुत ऊपर तक, घर से बहुत ऊपर ऊंचाई, और नीचे ज़मीन में मतलब गिरा करा हुआ चाहिए। उससे होगा क्या कि जो आवेश गिरेगा तो ये अपने ओर अगर खींचेगा और पूरा इस आवेश को पृथ्वी के अंदर ट्रांसफ़र कर देगा।
तो पृथ्वी तो इससे मतलब घर बच जाएगा। वही कह रहा है कि कैसे हम लोग घर का निर्माण करें जिससे तरी चालक से तरका मतलब चालक से बचा रह सके। तो सामान्यतः देखा जाए तो इसी टाइप का घर बनाया जाता है, बड़का बड़का जो छोड़ दिया जाता है ऊपर घर के ऊपर, ठीक, और नीचे तो ज़मीन बहुत नीचे ज़मीन से उठाया जाता है, ठीक, इसीलिए वो है। अब आगे देखें, तड़का तरकने से पहले मौसम विज्ञान हम लोग साइंस इतना प्रगति कर दिया है कि मौसम विभाग बता सकता है कि इस क्षेत्र में तरी झांझा आ सकता है, चेतावनी दे सकता है, वही बात है। अब हम लोग नया टॉपिक भूकंप पढ़ेंगे। भूकंप काहे होता है, ठीक, तो पहले बहुत कहानी बताया जाता था, इससे होता है वैसे होता है तो भूकंप होता है, लेकिन वो मेन नहीं है। साइंटिफिक कहानी है कि पृथ्वी के अंदर जैसे पृथ्वी हुआ तो बहुत सारा क्या है, प्लेट है। जैसे ये प्लेट एक हुआ प्लेट प्लेट तो ये प्लेट हुआ, जब ये प्लेट हुआ, जब जब प्लेट क्या होगा, जब आपस में टकराएगा, जब ये बहुत सारा प्लेट है, एक प्लेट दो प्लेट, जब सारा प्लेट क्या होगा, जब आपस में टकराता है तो भूकंप आता है, ठीक, वही बात है। जब भूकंप कब आया था, 2005 में भारत में उत्तरी कश्मीर में उरी तथा तंगधार शहरों में एक बड़ा भूकंप आया था, ठीक। इससे पहले गुजरात के भुज में 26 जनवरी 2001 को बड़ा भूकंप आया था, ठीक। भूकंप क्या होता है, भूकंप जो बहुत कम समय तक रहता है, पृथ्वी के कंपन, पृथ्वी के हिलने डुलने अथवा कोई झटका होता है, पृथ्वी की भूप्रपटी के भीतर गहराई में गड़बड़ के कारण उत्पन्न होता है। भूप्रपट ये किस में होता है, भूप्रपटी, पहले भी हम लोग पढ़ सके हैं। पृथ्वी के तीन हिस्सा है। सबसे बाहरी हिस्सा को भूप्रपटी कहते हैं। इसमें भी दो, आंतरिक भूप्रपटी, बाहरी भूप्रपटी। बाहरी हिस्सा को भूप्रपटी कहते हैं, ठीक, और बीच वाला हिस्सा जो है मेटल, अंदर वाला हिस्सा कोर या क्रोड, ठीक। भूप्रपटी मेंटल और इस सबसे नीचे वाला कोड या क्रोड जो, ठीक। अब आगे हम लोग देखें कि आगे जब देखते हैं ये बाहर यहाँ पृथ्वी का संरचना दिखाया गया, बाहर भूप्रपटी, बीच में मेंटल होता है और हाँ ठीक, सबसे अंदर जो होता है, अंदर वाला हिस्सा क्रोड होता है, क्रोड या क्रोड, बाह्य क्रोड, आंतरिक क्रोड। भूप्रपटी का भी दो हिस्सा होता है, बाहरी भूप्रपटी, आंतरिक भूप्रपटी, बीच में मेंटल और सबसे अंदर क्रोड में भी दो हिस्सा होता है, एक बाह्य क्रोड और एक आंतरिक क्रोड। अगर हम देखें यहीं पे तो देखें कैसे मतलब प्लेट जो है आपस में टकरा रहा है। ये यहाँ हम लोग इंडिया है, यहाँ भारत है, ये वाला जो भारत है, तो इस प्लेट का भी नाम दे दिया गया इंडियन प्लेट। और ये वाला यूरोप है, ये वाला एशिया, तो दोनों को जोड़कर जो अंदर प्लेट बना हुआ है ये वाला हुआ यूरेशियन प्लेट और ये वाला अरेबियन प्लेट। एक छोटा सा इस हिस्सा में दिखाया गया है कि कैसे इतना ही छोटा हिस्सा में 3 प्लेट है पृथ्वी के अंदर। अगर इस तीनों प्लेट में थोड़ा भी इधर उधर टक्कर होगा तो इसी टक्कर के कारण क्या होता है, भूकंप आता है अंदर पृथ्वी के अंदर। और ये किस हिस्सा में होता है, पृथ्वी के इस हिस्सा में, भूप्रपटी में भी, किस में, आंतरिक भूप्रपटी में, आंतरिक भूप्रपटी में, ठीक। आंतरिक भूप्रपटी में प्लेटों के बीच टकराने से, घर्षण होने से, हलचल होने से भूकंप आता है। अब ये कैसे टकराता है, ये टकराता है, दो प्लेट टकरा रहा है तो जो भारी वाला प्लेट होगा, ठीक, अंदर रह जाएगा, एक प्लेट जो हल्का रहेगा ऊपर रह जाएगा, तो कोई एक प्लेट नीचे धंस जाएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्षति है जब इस टाइप से टकराएगा, ऐसे रगड़ाते हुए निकल जाएगा तो इसमें कम क्षति है, लेकिन इस अगर सामने टकराएगा तो इसमें ज़्यादा क्षति है, ज़्यादा भूप्रपटी विक्षोभ उत्पन्न होगा, ठीक। अब लेकिन हाँ, भूकंप को हम लोग पहले से नहीं निर्धारण कर सकते। भूकंप जैसे बिजली को तो मौसम विभाग बता दिया कि बिजली त्वरित हो सकता है, लेकिन भूकंप के बारे में हम लोग अभी तक कल्पना नहीं कर पाते क्योंकि हम लोग का विज्ञान इतना अभी तक डेवलप नहीं हुआ। लेकिन ये बता सकते हैं कि कौन सा क्षेत्र में ज़्यादा भूकंप आ सकता है, उस क्षेत्र को भूकंपी क्षेत्र या भ्रंश क्षेत्र कहते हैं। मतलब जहाँ जहाँ बहुत सारा प्लेट टकराने का चांस रहता है, जैसे यूरेशियन प्लेट, तिब्बत का नीचे प्लेट टकराएगा, ठीक, भारतीय प्लेट टकराएगा। अब ये सब क्षेत्र है भारत का, कोई क्षेत्र जिसमें प्लेट टकराने का चांस है, वहाँ भूकंप आने का चांस थोड़ा ज़्यादा है सामान्यतः, जैसे कश्मीर में, ठीक, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय
पश्चिम तथा केंद्रीय हिमालय, ये सब हिमालय वाला पार्ट में, ठीक। कश्मीर में ये वाला हिस्सा में, ठीक। दक्षिण भारत में, मतलब ये दक्षिण भारत, नीचे दक्षिण भारत, ठीक। ये दक्षिण भारत, ठीक। ये दक्षिण भारत में भी चांस है, ठीक, कि कुछ भाग भी खतरे, दक्षिण भारत के कुछ ही भाग खतरे के में आते हैं, ठीक। आगे हम देखें, हाँ, नॉर्थ ईस्ट में भी आता है। नॉर्थ ईस्ट ये पूर्वोत्तर भारत में, ये नीचे जो होता है से छोटा छोटा, मतलब ये इसके आसपास 6-7 गो जो छोटा छोटा राज्य है, उसमें भी नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व मतलब पूर्वोत्तर भारत में, ठीक। कच्छ के रण में, गुजरात के कच्छ के रण में भी भूकंप आया हुआ है, ठीक। भुज में भी आया हुआ है। तो ये सब क्या है, ज़्यादा भूकंप वाला क्षेत्र है भारत में भी, मतलब चांस ज़्यादा है कि यहाँ पे भूकंप आए तो विनाशकारी भूकंप आ सकता है। अब विनाशकारी भूकंप कब आता है? भूकंप मापते हम किससे है? जैसे हम लोग कुछ सामान लेने जाते थे, किलो में मापते हैं, ठीक। तो उसी तरह भूकंप के मापने के लिए रिक्टर स्केल होता है। अगर 7 से अधिक है तो मतलब अच्छा वाला भूकंप आया है, अधिक विनाशकारी भूकंप आया, खतरनाक वाला। तो 7 से जब भी अधिक आएगा तो उस रिक्टर स्केल पर दिखाएगा तो विनाशकारी भूकंप आया। ये भुज में आया हुआ है और कश्मीर में आया है, ठीक। दोनों जगह 7.5 से विनाशकारी भूकंप अभी तक आया हुआ है। तो जब भूकंप आता है तो उसमें क्या क्या हम लोग अध्ययन करते हैं। तो भूकंप आता है तो सबसे नीचे जो होता है, ये जहाँ जो केंद्र से होता है, ठीक, पृथ्वी के अंदर, इसको फोकस कहते हैं। इसका क्या नाम दिया गया है, जो रेड कलर से दर्शाया गया है, फोकस। अब फोकस के जस्ट ऊपर जो सबसे पहले, अगर पृथ्वी से जस्ट ऊपर, ये एकदम सामने सामने जस्ट जस्ट ऊपर जब झटका महसूस होता है तो इसको अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र, फोकस में कन्फ्यूजन नहीं करना है। ये पृथ्वी के सबसे ऊपर में जब महसूस होगा, इस जहाँ फोकस होगा उसके जस्ट ऊपर, तब अधिकेंद्र कहेंगे। और ये पृथ्वी के जब नीचे में जहाँ से शुरू हुआ वो फोकस, और जहाँ पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं उस पर सबसे पहले महसूस हुआ सामने सामने, अधिकेंद्र, ठीक। अधिकेंद्र, इस अधिकेंद्र को ही इंग्लिश में इपी सेंटर कहते हैं। जब, हाँ, अब ये जब जहाँ से शुरू हुआ तो ये चारों ओर तरंग की तरह ये वाला गोल गोल क्या हो रहा है, फैल रहा है। तो ये वाला क्या, भूकंपित तरंग, इसका क्या नाम, सबको क्या नाम दिया गया, भूकंपित तरंग। ये तरंग की तरह फैल रहा है। जब पानी में भी, जब जैसे ढेला में फेंकते हैं तो तरंग फैलता है ना, उसी तरह ये भूकंप का तरंग फैल रहा है, ठीक। भूस्पंद पृथ्वी की सतह पर तरंगे उत्पन्न करते हैं। इन तरंगों को भूकंपी तरंग कहते हैं, ठीक, जिसे भूकंप लेखी नामक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। ये भूकंप लेखी उपकरण है, कैसे रिकॉर्ड कर रहा है, भूकंप हो रहा है सो दर्शाया हुआ है। हाँ, रिक्टर पैमाने पे, हाँ, रिक्टर पैमाना रैखिक नहीं है। रिक्टर पैमाना से भूकंप क्या होता है, भूकंप मापा जाता है, ठीक। अब कोई अगर रिक्टर पैमाना पे 4 दिखा रहा है, 6 दिखा रहा है, तो इसका मतलब ही नहीं कि 1.5 गुना भूकंप आया। 4 और रिक्टर पैमाना 6 में 1000 गुना अधिक का अंतर हो जाता है, 1000 गुना तेज विनाशकारी भूकंप आया। 4 के तुलना, अगर कि रिक्टर पैमाना पे 4 दिखा रहा है, रिक्टर पैमाना पे 6 दिखा रहा है, वही बात इसमें लिखा हो, तो पहले के अपेक्षा 1000 गुना विनाश करेगा ये। 4 डेढ़ 6 होता है ना, तो 1.5 गुना नहीं, 1000 गुना अधिक विनाशी ऊर्जा है। रिक्टर पैमाना पे ये दिखाना चाह रहा है कि 2 यूनिट बढ़ने से ही 1000 गुना अधिक विनाश ऊर्जा लेकर आता है ये भूकंप, ठीक। अब ये हो गया भूकंप कैसे जरूरी चीज़। अभी भूकंप से अध्ययन, अब भूकंप से हम लोग बच कैसे सकते हैं, भूकंप आने पे बचा। भूकंप आने पे मतलब घर को ऐसा बनाया ताकि भूकंप उससे कम से कम नुकसान हो। जैसे लकड़ी वाला, जापान में लकड़ी वाला घर, जहाँ जो क्षेत्र में अधिक भूकंप आता है, लकड़ी वाला घर बनावे, खिड़की दरवाज़ा को इमारती लकड़ी से, ठीक ना। और ऐसा मतलब बनावे कि सब लकड़ी एक दूसरे से जुड़ा हो ताकि टूटे भी नहीं जल्दी, ठीक है। यही सब बात इस दोनों में लिखा हुआ है। और भवन उवन में क्या करें, अग्निशामन, अग्निशामन मतलब जो आग बुझाने वाला होता है, जो रेड कलर के डिब्बा में रखा जाता है अग्निशामन यंत्र, उसको रखे, लेकिन खाली दिखाने के लिए नहीं रखे, वो मतलब यूज में भी, उपयोग में भी होना चाहिए, आना चाहिए उस, ठीक। केंद्रीय भवन अनुसंधान उस अग्निशामन में कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह बंद करके करके रखा जाता ताकि उसको आग को बुझा सके।
केंद्रीय भवन अनुसंधान रुड़की ने भूकंप प्रतिरोधी मकान बनाने के लिए कुछ जानकारी। अच्छा, केंद्रीय भवन अनुसंधान कहाँ है? तो रुड़की में है। केंद्रीय भवन अनुसंधान रुड़की में ये भूकंप प्रतिरोधी मकान बनाने के लिए कुछ जानकारी विकसित की है। ठीक। भूकंप अब यदि आप घर में है तो कैसे बच सकते हैं? किसी मेज के नीचे चले जाए तो भी बच जाएंगे। ऊंची वस्तु भारी वस्तु से दूर रहे जो आप पे गिर सकता है। यदि आप बिस्तर पे बैठे हैं तो अपने सिर को बचावे, तकिया से ढक ले। ठीक। अब यदि आप बाहर है, घर से बाहर है, ठीक, तो ऊपर जाती विद्युत लाइनों से जहाँ बिजली के तार जा रहा है उससे थोड़ा दूर रहे। खुले स्थान की खोज एवं धरती पर लेट जाए। खुले स्थान की खोजे एवं धरती पर लेट जाए। यदि आप कार अथवा बस में तो बाहर ना निकले। ठीक। धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर पहुंचे। भूस्पंद के समाप्त होने पर ही बाहर निकले। ठीक। अब हम लोग देखें अब तक हम लोग ने क्या सीखा है उसको, इतना ही चीज़, मतलब जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ सीखा है उसको, एक क्या क्या सीखा है उसको एक बार रिवीजन कर ले। सबसे पहले तो हम लोग सीखे जब दो वस्तु एक दूसरे के ऊपर रगड़ते हैं तो बहुत बार क्या होता है, आवेश हो जाता है। एक पे किसी पे एक पॉजिटिव चार्ज चला जाता है तो किस पे निगेटिव चार्ज चला जाता है। ठीक। आवेश दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश, निगेटिव आवेश। सजातीय आवेश जब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, जैसे ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, दोनों एक ही जाति का आवेश है, ये भी धनात्मक ये भी धनात्मक, एक दूसरे को क्या करेगा, विरोध प्रति आकर्षित करेगा, विरोध करेगा। ये इसको इधर दूर धकेलेगा और ये इसको इधर दूर धकेलेगा। ठीक। विजातीय आवेश एक दूसरे को, हाँ, मतलब दूसरा जाति का आवेश। विजाति मतलब दूसरा 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 जाति, विरोधी जाति। एक एक मतलब धनात्मक जाति का है, ये ऋणात्मक जाति का, दोनों अलग अलग जाति का है। तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, ये अपने ओर खींचेगा, अपने ओर खींचेगा, आकर्षित करेगा। क्या करेगा, आकर्षित करेगा, जिससे दोनों के बीच का दूरी क्या होता है, घट जाता है। अब आगे हम लोग देखें, रगर द्वारा विद्युत आवेश को स्थिर आवेश कहते हैं। अच्छा, रगर के द्वारा जो विद्युत आवेश उत्पन्न होता है, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, लेकिन वो स्थिर रहता है, चलता नहीं रहता है, वो आवेश स्थिर रहता है। जब यही आवेश चलने लगता है तो क्या हो जाता है, विद्युत, हाँ, पूछता है विद्युत धारा कैसे बनता है। जब आवेश फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। जब वही आवेश क्या होता है, चलने लगता है तो क्या हो जाता है, चलने लगता है तार में, तो क्या हो जाता है, विद्युत धारा बन जाता है। कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, इसकी पहचान किससे किया जाता है, एक यंत्र आता है विद्युतधर्षी। क्यों यंत्र से, विद्युतधर्षी यंत्र से पता चल जाता है कि ये आवेशित है या नहीं। किसी आवेशित वस्तु के आवेश को पृथ्वी में, हाँ, जैसे हम लोग देखे थे ना, ये मेटल का छड़ का रड बनाकर पृथ्वी के अंदर यहाँ, ठीक है, आवेश आया, आवेश को पृथ्वी के अंदर भेज दिए थे। तो इस पृथ्वी के अंदर भेजने, आवेश को भेजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भू संपर्कन कहते हैं। बादलों तथा पृथ्वी अथवा विभिन्न बादलों के बीच विद्युत विसर्जन के कारण त्वरित उत्पन्न होते हैं। बादलों तथा पृथ्वी, बादलों हो गया, पृथ्वी हो गया, तथा विभिन्न बादलों के बीच विद्युत विसर्जन के कारण क्या होता है, तरका उत्पन्न होता है, तरका तरकता है। ठीक। बादलों तथा पृथ्वी अथवा विभिन्न बादलों के बीच विद्युत विसर्जन। अच्छा, बादल में ही पॉजिटिव चार्ज रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है। आसमान में जो देखे थे ना फोटो, जब दोनों टकराता है तो तरका तरकता है, त्वरित उत्पन्न होता है। त्वरित आघात जीवन तथा समाप्ति को नष्ट कर सकता था। जब तरका किसी के देह पर गिरेगा तो उसका जीवन की समाप्ति को नष्ट कर देगा, वही बात है। त्वरित चालक भवनों त्वरित प्रभाव से, हाँ, त्वरित चालक भवन त्वरित प्रभावों से बचाता है। जैसे फोटो में देखे थे, ऐसा छड़, ऐसा मेटल का रड जो घर से बहुत ऊपर हो, जमीन के बहुत अंदर हो, तो क्या करेगा, तरका से बचा लेगा, वो घर सेफ है। मतलब वो बिजली को सीधे जमीन के अंदर जो आवेश आएगा भेज देगा। पृथ्वी के अचानक कांपने थरथराने को भूकंप कहते हैं। तो सब जानते हैं पृथ्वी को कांपने थरथराने को भूकंप कहते हैं। लेकिन आते हैं पृथ्वी के भूप्रपटि के भीतर गहराई के जो प्लेट टकराता है उसके कारण। अब आगे देखें, भूप्रपटि के भीतरी गहराई में विक्षोभ के कारण भूकंप आते हैं। भूकंप आने का भविष्यवाणी संभव नहीं है। पृथ्वी की प्लेटों की सीमाओं भूकंप आने की प्रवृत्ति इंच, हाँ, जहाँ जहाँ प्लेट टकराने का चांस है उसी क्षेत्र को क्या कहते हैं, भ्रमण क्षेत्र कहते हैं। और जहाँ वैसी प्लेट, जहाँ प्लेट टकराता है, प्लेट के टकराने से तो भूकंप आता है। प्लेट के टकराने से ही क्या होगा, धरती कंपन करने लगा, उसी को हम लोग कह देते हैं कि भूकंप आया। अब देखिए, भूकंप मापने के लिए एक रिक्टर पैमाना स्केल होता है। अब उस स्केल पर अगर 7 से अधिक है तो मतलब विनाशकारी भूकंप आया है। ठीक। अब भूकंप से हमें सावधानी बरतना चाहिए। ठीक। ओके, थैंक यू।